हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू अनुवादक पार्ट 49 लेकर आपके बीच हाजिर हैं और हम आज कुछ 45 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक तरह का टेस्ट पे पैटर्न रहेगा कि जो आपका पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तमाम क्वेश्चन को हम शामिल करके बनाए हैं ताकि ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसका आंसर भी सॉल्व करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिए, तो यहाँ पे मॉडल पेपर टेस्ट के तौर पे यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो आप भी एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपने आंसर आप टिक करते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 45। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में कौन सी ज़बान नहीं है। दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में कौन सी ज़बान नहीं है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं उर्दू, नेपाली, सिंधी या फिर अंग्रेज़ी। क्या नहीं है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो ज़बानों का जितना टोटल है वो आपका है 22 ज़बानों का उसमें इज्तिमा है। 22 ज़बानें उसमें शामिल है। शुरुआत में इसमें 14 ज़बानें थीं। कितनी? 14। फिर बाद में उसमें 8 को ऐड कर दिया गया था। तो इस तरह करके आपको टोटल 22 ज़बानें हो रही हैं। तो कौन है इसमें जो नहीं पता? अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी में इसका आंसर टिक कर लीजिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो उर्दू भी है, नेपाली है, सिंधी है। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही होगा वो आपका हो जाएगा अंग्रेज़ी। क्या दोस्तों? अंग्रेज़ी जो है दस्तूर हिंद की 8वें शेड्यूल में कौन सी ज़बान है? अंग्रेज़ी उसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है? पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पर वाक़ है, आपको ये बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पे वाक़ है दोस्तों? तो ये आपका वाक़ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ नेशनल पार्क सेंचुरीज़ को हल करा दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो नहीं कराए हैं, लेकिन यहाँ पे इससे ये आइडिया लगेगा कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कहाँ तक लिमिटेड है और कितना आप समझ पा रहे हैं। इस वजह से ये क्वेश्चंस कुछ रैंडम टाइप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, गोया कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आगे देखते हैं 3 नंबर। फुगड़ी किस रियासत ये फुगड़ी किस रियासत का फ़ोक रक़्स है या फ़ोक डांस है? ये फुगड़ी किस रियासत का फ़ोक डांस है? ये कल्चर से लिया गया, कल्चरल से, CULTU, कल्चरल यानी सकाफ़त। जो हर जगह की सकाफ़त अलग होती है ना, उसी से ये लिया गया है। मणिपुर का है या फिर मेघालय का, मिज़ोरम का, गोवा का? कहाँ का है? ये 3 नंबर का सवाल है। अगर आपको पता है तो आंसर टिक कर लीजिए। ये दोस्तों आपका जो है गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। फुगड़ी किस रियासत का, किस सूबे का ये डांस है, फ़ोक है? तो ये आपका गोवा का है। 4 नंबर देखते हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल का सदर मकाम कहाँ पर है? अमनेस्टी इंटरनेशनल का सदर मकाम कहाँ पर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पेरिस है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है या फिर लंदन है। कहाँ पे है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर? अगर पता है तो देख लीजिए, अदरवाइज़ जीके के क्वेश्चन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आंसर इसका देख लीजिए। दोस्तों, ये लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। ये आपका हेडक्वार्टर इसका लंदन में पड़ता है। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये एक तरह का कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पे कॉमन कोऑपरेशन के लिए, लोगों की मदद के लिए है। यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें शामिल हैं जो मिलजुल के इस फरीज़े को अंजाम देते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका लंदन में है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहा जा रहा है दुधवा डैम किस नदी पर वाक़ है? दुधवा डैम किस नदी पर वाक़ है? डैम आप समझ ही रहे होंगे कि डैम जो होता है पानी के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम डैम बोलते हैं। तो दुधवा डैम किस नदी पर वाक़ है? अब के ऑप्शन ब्रह्मपुत्रा है, यमुना है, महानदी है फिर या ताप्ती है। 5 नंबर का सवाल है। अगर आंसर पता है तो आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा महानदी। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दुधवा डैम किस नदी पर है? महानदी नदी पर आपका ये पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क एक है दोस्तों, वो कहाँ है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। दुधवा डैम है ये आपका, और दुधवा नेशनल पार्क है वो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये भी आप ज़हन-नशीन रख लीजिए। अगला देखते हैं 6 नंबर। आवाम के सदर
पीपल्स प्रेसिडेंट किसे कहा जाता है? आवाम के सदर किसे कहा जाता है? पीपल्स प्रेसिडेंट किस शख्स को कहा जाता है? आपके ऑप्शन रामनाथ कोविंद को, राजेंद्र प्रसाद को या फिर APJ अब्दुल कलाम को। रामनाथ कोविंद के जानिब आपका जहन जा सकता है क्योंकि वो करंट इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है। इनकम्बेंट क्या होता है दोस्तों? इनकम्बेंट कहते हैं जो अभी मुसलसल चल रहा हो, लगातार जो अभी रनिंग में हो, उसे बोलते हैं इनकम्बेंट। आवाम के सदर किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवाम के सदर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला देखते हैं 7 नंबर में कहा जा रहा है अस्ताना किस मुल्क का सदर मकाम है? अस्ताना किस मुल्क का सदर मकाम है, हेडक्वार्टर है? आपके ऑप्शन कज़ाकिस्तान, तुर्की, हंगरी या एक्वाडोर। तो किस रियासत या किस मुल्क का ये हेडक्वार्टर सदर मकाम है, कैपिटल कह सकते हैं इसको हम। तो ये कहाँ का है? ये कज़ाकिस्तान का है। कहाँ का है दोस्तों? ये कज़ाकिस्तान का है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, भारत के दस्तूर का मेमार किसे कहा जाता है? मेमार किसे कहा जाता है? कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद या पंडित नेहरू, किसको कहा जाता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, ये बच्चे इस क्वेश्चन को तो याद करके ही जाते हैं और याद रहता है हर किसी को, बहुत ही आम फहम है। 8 नंबर का क्या आंसर होगा? 8 नंबर का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है? दिल्ली को किस साल भारत का सदर मकाम बनाया गया? यानी दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी या कैपिटल कब बनाया गया? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 1911, 1927, 1947, 1936। किस साल में इसको बनाया गया दोस्तों? अगर आपको पता है तो आंसर टिक कर लीजिए। इसको जो बनाया गया था आपका 1911 में, कितने में? 1911 में इसको बनाया गया था। इससे पहले कहाँ पे इस राजधानी थी? वो आपका था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता राजधानी थी। तो ये भी आप देख लीजिए कि 1911 में दिल्ली को सदर मकाम बनाया गया। इससे कबल ये इसको शिफ्ट कहाँ से किया गया था? कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। यानी कोलकाता से पहले राजधानी थी, उसके बाद फिर ये दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1911 में। 10 नंबर देखते हैं, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? जो गोबर गैस होता है उसमें किस चीज़ों का किन किन गैसों का मिश्रण होता है, यह बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हेलियम और क्रिप्टॉन, 2 में है जेनन और रेडॉन, और 3 में है नयान और ऑर्गेन, और 4 में है मेथिन। तो क्या हो सकता है दोस्तों? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? अगर आपको पता है तो ये एक तरह का साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ ताकि इस पूरे एरिया को कवर हो जाए जीके का। तो 10 नंबर में क्या सही होगा? 10 नंबर में ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मेथिन पाया जाता है। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मेथिन। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, दौलत की जमा क्या है? दौलत की जमा क्या है? प्रॉपर्टी कह सकते हैं उसको। इसको उर्दू में जब बोला जाता है दौलत, तो इसकी जमा क्या होती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दौलतें, दवल, दौलात, दुलूत क्या है? दौलत की जमा क्या है दोस्तों? तो दौलतें बोलते हैं ना, दौलतें या दौलतों, तो दौलतें यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा कि दौलतें दौलत की जमा माना जाता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, सनाए की वाहिद क्या है? सनाए बदाई होता है, तो सनाए की वाहिद क्या है, यानी किससे ये जमा बना है? आपके ऑप्शन यहाँ पे सनाअत या सनीआत। तो किस इसका वाहिद क्या है? सनाए का वाहिद क्या है दोस्तों? सनाए का वाहिद जो आपका होगा, आप भी अपना आंसर टिक कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, बगल में आपको ऑल का बटन दिख रहा होगा, उस पर ऑल दबा दीजिए ताकि मैं उर्दू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। प्रीवियस वीडियोस को आप देख लीजिए जहां से कि आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां के थ्रू आप जाके उर्दू अनुवादक के नाम से लिंक है, देख लीजिए। और फर्दर मैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो सनाए की वाहिद क्या है? सनाअत। तो सनाअत ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला देखते हैं
13 नंबर देखते हैं, शर्त की जमा क्या है। शर्त की जमा क्या है? शर्तें, शराइत, शुरूत या कोई नहीं। तो क्या होगा? शर्त की जमा क्या है? तो शर्त की जो जमा बनती है वो शराइत बोला जाता है। शराइत, बहुत सारे कंडीशंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये शराइत बिल्कुल शर्त की जमा हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर का देते हैं, मशहूर की जमा क्या है। मशहूर की जमा क्या है? आपके ऑप्शंस मशाहिर, मशहर, मशहूरीन या शोहरत। आपको बताना है मशहूर जिसको कहते हैं फेमस कहते हैं या पॉपुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर बोलते हैं, बहुत मशहूर है। तो इसको इसका जो उर्दू में इसका वाहिद, ये वाहिद है, इसका जमा उर्दू में क्या होगा? ये मशाहिर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मशहूर की जमा क्या है? मशाहिर, यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर, इंतकाल की जिन्स क्या है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जिनसियत के बनेंगे, जेंडर के हवाले से बनाया जाएगा कि जो इंतकाल लफ्ज़ है ये मुअन्नस है या मुज़क्कर इस्तेमाल में होता है। इस तरह मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। बॉटल में पानी भर गया है, तो ये पानी मुअन्नस है या मुज़क्कर। आदमी जा रहा है, तो आदमी मुअन्नस है या मुज़क्कर। ये लफ्ज़ के हवाले से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह है ना इंतकाल है, तो ये इंतकाल क्या है? ये लफ्ज़ इंतकाल क्या है? मुअन्नस या मुज़क्कर आपको बताना है। मुज़क्कर, मुअन्नस, इसम, ज़मीर क्या है बताना है। तो दोस्तों इसके लिए आसान तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस तरह के अगर अल्फाज मिले तो आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए एक जुमला बनाइए ऐसा जिसमें कि इंतकाल का लफ्ज़ आए, जैसे कि आज वो इंतकाल कर गया, ठीक है। तो ये जो है आपका जो इस्तेमाल होता है, आज वो इंतकाल कर गया, तुम इंतकाल कर जाओगे। तो इस तरह जो बोला जाता है ये आपका 15 नंबर में ऑप्शन 1 जो सही हो जाएगा, ये मुज़क्कर बोला जाता है, इंतकाल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, ये भी जिन्स से मुतालिक है। बुनियाद की जिन्स क्या है? बुनियाद जो है, जैसे घर की बुनियाद डाली गई, मुज़क्कर, मुअन्नस, इसमें ज़मीर क्या है? तो घर की बुनियाद डाली गई, तो ये नहीं बोलते कि घर की बुनियाद डाला गया, घर की बुनियाद डाली गई। 16 नंबर का सवाल है, 16 नंबर में क्या सही हो जाएगा इस हवाले से? तो 16 नंबर में 2 बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्या है? बुनियाद डाली गई। जब डाली गई तो मुअन्नस है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुनियाद ये आपका लफ्ज़ मुअन्नस है और ये जुमलों में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, फीमेल जेंडर इसे कह सकते हैं। अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 17 नंबर में कहा जा रहा है इत्तेफाक की ज़िद क्या है। एक लफ्ज़ है इत्तेफाक, इसका ज़िद बताना है आपको, विलोम बताना है या फिर कह सकते हैं अपोजिट, एंटोनिम आपको इसका बताना है। इत्तेफाक क्या होता है? मुतमईन होना, सेटिस्फाई होना। और ऑप्शंस यहाँ पे हैं, आमद है, आफत है, इख्तलाफ है, राज़ी। तो बोला जाता है इत्तेफाक व इख्तलाफ। इत्तेफाक माने राज़ी होना, इख्तलाफ माने राज़ी ना होना बल्कि उसमें फेर बदल करना। तो ये आपका 17 नंबर का जो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा इख्तलाफ। इत्तेफाक की ज़िद क्या है? इख्तलाफ। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, लाहिका की ज़िद क्या होगी। लाहिका की ज़िद क्या होगी आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे साबिका, लाहिका, आमा, खासा। तो क्या होगी लाहिका की ज़िद? अगर आपको पता है तो आंसर टिक कर लीजिए। लाहिका की ज़िद क्या है? जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस हवाले से मैं बात किया हूँ, लाहिका साबिका के हवाले से वहाँ पे क्वेश्चन भी मैं डाल दिया हूँ, ताकि वहाँ अगर देखे होंगे आप तो यहाँ पे खाली आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है उसका अपोजिट क्या है। एक लाहिका होता है, साबिका होता है। तो लाहिका साबिका को अगर आपको तफसील से देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। साबिका कहते हैं जो पहले हो, लाहिका कहते हैं जो बाद में हो। तो साबिका बोला जाएगा तो आगे जो होगा, फिर पीछे उसकी ज़िद, या पीछे कोई है तो आगे उसकी ज़िद, इस तरह बोला जाता है आगे पीछे करके। तो लाहिका और साबिका ये दोनों बोला जाता है। तो ये एक दूसरे के ज़िद हैं, विलोम है। तो 18 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये साबिका जो है लाहिका की ज़िद है। तो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में कहा जा रहा है रहमत की ज़िद क्या होगी। रहमत की ज़िद क्या होगी? दोस्तों आप थंबनेल पे देखे होंगे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो ये सही है इसलिए कि मैं इसमें सारे पोर्शंस को दाखिल कर दिया हूँ। सारे पोर्शंस पे अगर आप कमांड हासिल कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं, सही से समझ के जा रहे हैं, और अगर किसी भी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन उठा के दे रहा है, चाहे वो आपका जीके का हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज का हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश का हो, या फिर ग्रामर का हो, आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आपकी तैयारी यहीं से पूरी हो गई। इसी वजह से मैं लिखा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं। देखते हैं 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में कहा जा रहा है रहमत की ज़िद क्या होगी।
जहमत, मुसीबत, आफत कोई नहीं। रहमत की ज़िद क्या होगी? रहमत की ज़िद बोलते हैं ना, ब्लेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह शुड बी रिमूव्ड, शुड बी सेंट टू यू या शुड बी रिवील्ड अपॉन यू। अल्लाह की रहमत आप पे नाजिल हो, तो ये रहमत बोला जाता है। इसके अगेंस्ट में जहमत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रहमत और जहमत। रहमत मतलब बरकत, और जहमत जो बरकत ना हो या मुसीबत हो या बला हो, तो उसको हम कह सकते हैं। तो ये 19 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रहमत की ज़िद जो होता है वो आपका जहमत, उसके अगेंस्ट में बोला जाता है। 20 नंबर देखते हैं, शराफत की ज़िद क्या होगी? शराफत की ज़िद क्या होगी? रिजालत है, नज़ाफ़त है, तहारत है या कोई नहीं। तो शराफत की ज़िद क्या है दोस्तों? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप दे दीजिए। शराफत कहते हैं बहुत शरीफ होना, बहुत अच्छा होना, अच्छा चरित्र का व्यक्ति होना। रिजालत कहते हैं रजील होना, शरीफ ना होना, बदमाश होना, चरित्र का अच्छा ना होना। तो शराफत और रिजालत बोला जाता है। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शराफत की ज़िद रिजालत बोला जाता है। जाल से लिखा जाता है ये आपका रिजालत, रिजालत ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन तमाम दोस्तों को जो कोई भी उर्दू के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक सीरीज़ सीटेट के नाम से भी चल रहा है, उसे भी आप देखिए। अगर आप सीटेट के परीक्षार्थी हैं, पेपर 1 पेपर 2 जो भी उर्दू को अपना एज अ लैंग्वेज रखे हैं वो ज़रूर देखें, ताकि उनकी भी तैयारी वहाँ से अच्छी हो सके। उर्दू के तमाम वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़े हैं, तो ज़रूर देखिए ताकि आपकी उर्दू अच्छी हो सके और आपका एग्ज़ाम इससे आसान हो सके। अगला देखते हैं 21 नंबर में क्या किया जा रहा है? इसमें जमा के साथ कैसा फ़ेल इस्तेमाल होता है? इसमें जमा के साथ कैसा फ़ेल इस्तेमाल होता है? ये उर्दू कवायद से मैंने लिया है। इसमें जमा के मुताबिक, वाहिद या जमा कैसा भी, यानी क्या क्या जवाब ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन भी थोड़ा सा पेचीदा है, फिर से सुन लीजिए। इसमें जमा के साथ कैसा फ़ेल इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों आप लोग इसको मॉडल पेपर के तौर पे लीजिए, इसलिए कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए। आप वीडियो को रोक करके अपना आंसर आप टिक कर लीजिए, फिर उसके बाद मेरे आंसर को देखिए। इसमें जमा के मुताबिक, यानी इसमें जमा के मुताबिक मतलब यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया। या तो जो फ़ेल इस्तेमाल होता है वाहिद होता है, या तस्निया होता है, या जमा होता है, यही होता है। इसमें जमा के मुताबिक ये कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ पे है वाहिद या जमा, कैसा भी, ये भी कोई जवाब नहीं है। वाहिद या जमा, यहाँ पे मसला फंसता है कि वाहिद इस्तेमाल करेंगे या जमा इस्तेमाल करेंगे। इसमें जमा दोस्तों जब कभी भी होता है, क्या होता है 21 नंबर में, इसमें जमा जब कभी भी होगा उसके साथ जो हम फ़ेल इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा वाहिद का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? वाहिद। जिस तरह बोलते हैं पुलिस आ रही है, POLICE, पुलिस आ रही है, तो आ रही है जो आपका है वो वाहिद होता है। जैसे इंग्लिश में देख लीजिए, पुलिस इज़ कमिंग, आर्मी इज़ कमिंग, ठीक है, फ्लॉक इज़ गोइंग, क्राउड इज़ कमिंग। तो यहाँ पे सब क्या आपका जो फेल लग रहा है, इज़ ये आपका फेल ही तो है। आपका बात ये हो रहा है कि फेल मुआविन है, लेकिन फेल तो है। इस तरह उर्दू में भी लगाएंगे, आर्मी आ रही है, ठीक है, आर्मियों की जमात आ रही है नहीं बोलते हैं। तो इस तरह हमेशा हम वाहिद इस्तेमाल करते हैं। जहाँ की कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट आए, इसमें जमा का कॉन्सेप्ट आए, वहाँ पे हम फेल हमेशा वाहिद लगाते हैं। तो 21 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझते जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं का जो मैंने टाइटल दिया है बिल्कुल सही है, और मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को, कंटिन्यू वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर में क्या कहा जा रहा है? हुनर का अरबी जमा क्या है? नहर का अरबी जमा क्या है? जिसको कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CANAL, कैनल जो है इसका अरबी जमा क्या होगा? जिस तरह कि यहाँ पे नहर बोलते हैं, तो नहर का अरबी जमा आपको बताना है। नहरें, नहरों, अनहार या फिर कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? यह अरबी का लफ्ज़ है, और अगर अरबी के बारे में आपको पता है तो आंसर लगा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपके साथ उर्दू के भी अल्फाज मिलेंगे, पर्सियन फ़ारसी के भी मिलेंगे, और अरबी के अल्फाज मिलेंगे। तो जिस तरह बोलते हैं मिनल अनहार, यानी रात से। अना क़रअतु हाज़ल किताब मिनल अनहार, मैं रात से ये किताब, इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रात से ये किताब पढ़ा मैंने। तो अनहार जो है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नहर का अरबी जमा अनहार, यानी बहुत सारी नहर है। कैनल्स जिसको कह देंगे इंग्लिश में, CANALS, कैनल्स कह सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, इसमें तादाद की कुल कितनी किस्में हैं? इसमें तादाद की कुल कितनी किस्में आपको बताना है। इसमें तादाद किसे कहते हैं? कह सकते हैं
इसमें तादाद, इसमें तादाद यानी नंबर्स जो है उस कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर देयर। तो कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, आपके ऑप्शन यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। काफ़ी आसान है, या तो वो वाहिद होगा या जमा होगा, या तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, या एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो 2 ही होता है, क्या होता है, 2 होता है। वो आपका इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी, हिंदी में भी, और अरबी में जाके वाहिद तस्निया जमा के माने में इस्तेमाल होता है, वहाँ 3 हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपका वाहिद और जमा ही इस्तेमाल होता है, तो ये आपका वाहिद और जमा हो जाएगा। तो कितना है इसमें, तादाद की कुल कितनी किस्में हैं, 2 किस्में, वाहिद और जमा। अगला देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 24 नंबर में जमात, फ़ौज, भीड़ व मजमा वगैरह अल्फाज कैसे हैं। ये अल्फाज कैसे हैं, जमात, फ़ौज, भीड़, मजमा वगैरह अल्फाज कैसे हैं। वाहिद, तस्निया, जमा, इसमें जमा, कैसा लफ्ज़ है जमात, फ़ौज, भीड़, मजमा वगैरह, ये अल्फाज कैसे हैं दोस्तों। तो इससे क्या पता चलता है मुझे, जमात किसे कहते हैं, जहाँ पे एक बच्चा हो उसे हम जमात नहीं कह सकते हैं। फ़ौज अगर है तो वहाँ पे एक से ज़ायद लोग होंगे। भीड़ किसे कहते हैं, जहाँ पे एक से ज़ायद लोग हों। अगर कोई एक इंसान रोड पे खड़ा हो तो उसे हम भीड़ नहीं कहेंगे, एक से ज़ायद लोग हो तो उस पर हम भीड़ का इतलाक़ कह सकते हैं। मजमा किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हों उसे हम मजमा कहते हैं। और ये तारीफ़ आपका किस में पाया जाता है, इसमें जमा में। अभी जिससे हम पीछे मिसाल में समझे हैं पुलिस वाला कि पुलिस आ रही है, तो पुलिस में वहाँ पे एक नहीं होता बल्कि वहाँ पे एक से ज़ायद का कॉन्सेप्ट वहाँ पे पाया जाता है। तो इसमें जमा जो है कलेक्टिव नाउन, ये आपका हो जाएगा। जमात, फ़ौज, भीड़ व मजमा वगैरह अल्फाज कैसे हैं, ये इसमें जमा है। वाहिद नहीं हो सकता है, तस्निया नहीं, जमा नहीं, ये आपका इसमें जमा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर, हम्माम का माना क्या है। हम्माम का माना क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ये अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू में शाज़ व नादिर इस्तेमाल किया जाता है इसको। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, मेहमान, गुस्ल खाना, इमारत, मज़दूर। तो हम्माम का माना क्या हो सकता है दोस्तों, हम्माम का माना यहाँ पे जो होगा 25 नंबर में। अगर आंसर पता है तो प्लीज़ आप अपने आंसर देते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर सही हुए। गुस्ल खाना जो होता है आपका स्नान गृह, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नान गृह, स्नान गृह कह लीजिए, या फिर इंग्लिश में बाथरूम बोलते हैं इसको, बाथरूम। इंग्लिश में बाथरूम बोलते हैं और उर्दू में गुस्ल खाना भी बोलते हैं, और कभी कभी इसे नहानी भी बोलते हैं। बहुत कम इस्तेमाल होता है नहानी, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता है बहुत, ये कह सकते हैं कि ज़ईफ़ लफ्ज़ है इस गुस्ल खाने के कंपैरिजन में। तो गुस्ल खाना या फिर बाथरूम या फिर स्नान गृह बोलते हैं। तो हम्माम का माना क्या है, गुस्ल खाना। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है, शासन का उर्दू अनुवाद क्या होगा। शासन का उर्दू अनुवाद क्या होगा आपको बताना है। ये हिंदी से मैंने ले लिया है, मैंने इसी वजह से कहा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं। मैं सारे पोर्शंस को कवर करके चल रहा हूँ। मेरे सारे वीडियोस जो मॉडल टेस्ट के बने हैं उसमें उन तमाम वीडियोस में मैं सारे पोर्शंस को कवर करके चल रहा हूँ, ताकि आपको पूरा पता चले कि आपको किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है और सारे पोर्शन से आपको अपडेट रहना है। तो शासन का उर्दू अनुवाद क्या होगा, आपके ऑप्शंस यहाँ पे तलवार है, कलम है, किताब है या हुकूमत। किसे कहते हैं शासन दोस्तों, तो शासन यहाँ पे 26 नंबर में ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हुकूमत, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट, GOVT, शॉर्ट में लिखते हैं GOVT, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ये इसका फुल स्पेलिंग इसकी होगी। तो शॉर्ट में GOVT लिखते हैं। तो गवर्नमेंट को हम बोलते हैं हुकूमत, या फिर इसको हिंदी में शासन बोलते हैं। अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 27 नंबर में कहा जा रहा है संरचना का उर्दू अनुवाद क्या होगा। एक हिंदी का शब्द है संरचना, इसको उर्दू में इसका माना क्या होगा। अगर आपको पता है तो देख लीजिए, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ आप जान जाएंगे आज। बनावट है, कीमत है, असली है, मोल भाव। तो एक तरीका ये भी होता है आंसर देने का कि अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आंसर तक चले जाइए, और अगर नहीं पता है तो एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। कीमत क्या है, एक तरह का प्राइस रिलेट करता है मूल्य से। असली क्या है, ओरिजिनल। और मोल भाव क्या होता है, बार्गेनिंग को बोलते हैं। बनावट जो एक तरह का स्ट्रक्चर से या कंडक्ट से रिलेट करता है। तो 27 नंबर में क्या सही होगा, बनावट, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में क्या कहा जा रहा है,
कि संकेंद्रण का उर्दू अनुवाद क्या होगा। संकेंद्रण का उर्दू अनुवाद क्या होगा। अगर आपको पता है तो आंसर देख लीजिए। खाली करना, एक जगह जमा होना, भाग जाना, कोई नहीं। संकेंद्रण का क्या होता है, बोलते हैं ना केंद्रित करना, केंद्रित होना, एक जगह पे जमा होना, एक जगह जमा होना। 28 में ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि एक जगह जमा होना। संकेंद्रण का उर्दू अनुवाद क्या होगा, एक जगह जमा होना। अगला देखते हैं 29 नंबर में क्या कहा जा रहा है। सहमति का उर्दू अनुवाद क्या होगा। सहमति का उर्दू अनुवाद क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे इत्तेफाक राय, बगावत या सियासत या कोई नहीं। तो सहमति का उर्दू अनुवाद क्या होगा, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। AGREEMENT एग्रीमेंट होता है। सहमति या राज़ी के माने में होता है सेटिस्फैक्ट्री भी इस्तेमाल किया जाता है। सेटिस्फैक्ट्री, फैक्ट्री, FACTORY लिख लीजिए आप लोग आवाज़ सुन करके। सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY सेटिस्फैक्ट्री ये माने भी सहमति है। और इसको उर्दू में बोलते हैं इत्तेफाक राय। 29 में इत्तेफाक राय का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर में क्या कहा जा रहा है। आचरण का उर्दू अनुवाद क्या होगा। आचरण का उर्दू अनुवाद क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं रोज़गार, रोशनी या फिर रहमत या रवैया। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो आचरण का उर्दू अनुवाद क्या होगा, रवैया, बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिहेवियर, चाल चलन, रहन सहन। तो रवैया जो होता है बिहेवियर, उसे हम बोलते हैं आचरण। किसी के साथ अगर मेलजोल अच्छा नहीं है तो बोलते हैं कि उसका आचरण अच्छा नहीं, यानी उसके रहन सहन मेलजोल का तौर तरीका अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आचरण का उर्दू अनुवाद। 31 नंबर देखते हैं, कंसेशन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। कंसेशन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। एग्जैक्ट उर्दू आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे रियायत है, ज़्यादती है, खुशी है या बरकत। तो कंसेशन का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। तो कंसेशन एक तरह का डिस्काउंट होता है। क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट के माने भी इस्तेमाल किया जाता है। DISCOUNT डिस्काउंट के माने में भी कंसेशन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कंसेशन कुछ खास जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए आप टिकट लेने जा रहे हैं, वहाँ पे डिस्काउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। अगर किसी कोटे से आप हैं तो वहाँ पे आपको कंसेशन मिलता है। तो इस तरह का कंसेशन और डिस्काउंट करीब करीब एक ही माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक माने में उसे लिया जाता है। जिस तरह आप टिकट लेने जाएंगे तो वहाँ पर कंसेशन का लफ्ज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वो रियायत की जाती है आपके साथ अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। 31 हो गया, 32 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कोई भी उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी तैयारी आपके साथ अच्छी हो सके। 32 नंबर देखते हैं। आई क्रैक द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। ये एक इंग्लिश का मैंने जुमला डाल दिया है। इसका ट्रांसलेशन आपको बताना है कि ये मज़कूरा ट्रांसलेशन जो है हिंदी में कौन सा सही हो सकता है। मैं प्रथम प्रयास में परीक्षा पास कर गया, या मैं प्रथम प्रयास का परीक्षा पास कर गया, या फिर मैं प्रथम से परीक्षा पास कर गया। क्या सही हो सकता है आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इंग्लिश पे कंसिडरेट कीजिए कि ये आई क्रैक द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट क्या रहा है कि मैं इम्तिहान को पहले ही प्रयास में पास कर गया। तो इस तरह का लफ्ज़ किस में पाया जा रहा है, ऑप्शन 1 में। मैं प्रथम प्रयास में परीक्षा पास कर गया, यानी पहले ही कोशिश में मैं इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो ये ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर 33 नंबर में कहा जा रहा है। 33 नंबर का देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है हाँ। तो अगला वर्ड हम देखते हैं, ये 33 नंबर का है। ये उर्दू का एक जुमला है, हिंदुस्तानी जमहूरी हुकूमत ख़तरे में है। हिंदुस्तानी जमहूरी हुकूमत ख़तरे में है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आपको ये बताना है मज़कूरा ट्रांसलेशन में से। ऑप्शन 1 देखते हैं इसका, इंडियन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ इन डेंजरस। सेकंड है, इंडियन डेमोक्रेसी इज़ डेंजरस गवर्नमेंट। थर्ड है, इंडियन डेमोक्रेसी डेंजरस गवर्नमेंट इज़। तो क्या सही हो सकता है। तो पहले आप फिर उर्दू में जाएंगे कि उर्दू का जो जुमला बनाया गया स्ट्रक्चर क्या उसका, ये देखते हैं। हिंदुस्तानी जमहूरी हुकूमत, ये आपको एक साथ रखना है। हिंदुस्तानी जमहूरी हुकूमत ख़तरे में है। ये ख़तरे में है कि आपका ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा गया है, जिसको मफ़ऊल कहते हैं उर्दू में। तो देखते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, एक बारगी तीनों पाया गया। इंडियन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ इन डेंजरस ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म या कॉम्प्लीमेंट्री इसको हम कह सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज़ इन डेंजरस।
अगला देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में कहा जा रहा फ्लुएंसी का उर्दू तर्जमा क्या होगा। फ्लुएंसी FLUENCY फ्लुएंसी का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे बेकार, फसाहत, नाकाम, तब्दीली। तो फ्लुएंसी क्या होगा। फ्लुएंसी का मैं एक इंडिकेशन कर दे रहा हूँ आपको, जिस तरह बोलते हैं ना इंसान जो कहते हैं कि आपके कलाम में फ्लुएंसी है, यो इन योर टंग द फ्लुएंसी इज़ इनकलकेटेड, कि आपके कलाम में फ्लुएंसी पाई जाती है। तो फ्लुएंसी उस माने को अगर लेंगे आप, तो यहाँ मज़कूरा ऑप्शन में से आपको कौन सा फिट होगा, बेकार, फसाहत, नाकाम या तब्दीली। तो फ्लुएंसी जो बोला जाता है वो फसाहत के माने में इस्तेमाल किया जाता है, सलासत के माने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्लुएंसी जो होता है कि इंसान जब एकदम सलासत के साथ बोलता है तो उसे हम बोलते हैं फ्लुएंसी या फसाहत कलाम बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर। टीचिंग मेथड का उर्दू तर्जुमा क्या होगा। आम फहम है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे आप इसका सही आंसर कर रहे हैं कि नहीं। टीचिंग मेथड का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया, तरीक़ा खेल, तरीक़ा कलाम, तरीक़ा तदरीस या कोई नहीं। तो क्या होगा, चूँकि अगर वर्ड पे आप गौर करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। टीचिंग है फिर मेथड है, अगर टीचिंग का आपको पता है तो मेथड का आपको खुद ब खुद माना निकल के आएगा, क्योंकि आपको जगह जगह तरीक़ा इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपका तरीक़ा तदरीस बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 टीचिंग मेथड, तरीक़ा तदरीस, ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 नंबर। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। जो मफ़ऊल पर पूरा हो जाए, सेकंड में है जो अकेला हो, थर्ड में है जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं। मुतअद्दी को समझने का आसान तरीका है, मुतअद्दी के माने तादाद में इजाफ़ा किया हुआ। मुतअद्दी के माने मतलब मोर इन नंबर इंक्रीज पर्सन, किसी भी नंबर में अगर ज़्यादती कर दिया उसे हम कहते हैं मुतअद्दी, यानी आगे बढ़ जाना। तो जो मफ़ऊल पर, जो कि जुमला जो आपका होता है फ़ेल से शुरू होता है, फ़ाइल पर पूरा होता है या फिर मफ़ऊल पे पूरा होता है। तो फ़ेल मुतअद्दी किसे कहेंगे, जो मफ़ऊल पर पूरा हो, यानी एक कदम आगे चढ़े, फ़ाइल से एक कदम आगे अगर चल रहा है वो, तो वो मफ़ऊल ही होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मफ़ऊल पर पूरा हो। अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्या कहा जा रहा है, फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं। अब उसी का अगेंस्ट है, अगर पीछे ऊपर वाला आप समझ गए तो यहाँ आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पे जो जुमला ताम हो और जो फ़ाइल पर पूरा हो जाए, थर्ड में है जो मफ़ऊल को चाहे। तो क्या सही होगा, पहले हम एलिमिनेशन कर ले रहे हैं कि ये आंसर ऑप्शन निकाल दे रहे हैं। जो मफ़ऊल को चाहे, तो अभी ऊपर हम क्या पढ़े, उसे मुतअद्दी कहते हैं। मुतअद्दी कहते हैं जिसमें मफ़ऊल शामिल होता है। जो जुमला ताम हो, यानी माना खेज़ हो, माना खेज़ के हवाले से बात नहीं हो रही है। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, तो जो जुमला फ़ाइल पर पूरा हो जाए, जो जुमला फ़ाइल पर पूरा हो जाए। तो मुतअद्दी और लाजिम के हवाले से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो वहाँ जाके आप प्रीवियस वीडियोज़ को प्रीफर कर सकते हैं तफसील से जानने के लिए। अगला देखते हैं 38 नंबर। 38 में कहा जा रहा है मदरसा, ईदगाह, कब्रस्तान ये कैसे अल्फाज हैं। मदरसा, ईदगाह और कब्रस्तान ये कैसे अल्फाज हैं, इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़, इसमें वाहिद या कोई नहीं। ये कैसे अल्फाज हैं, मदरसा, ईदगाह और कब्रस्तान ये किस टाइप के क़वायद के हिसाब से अल्फाज हैं। तो ये दोस्तों इसमें ज़र्फ़ हो जाएंगे। क्यों, इसलिए कि ज़र्फ़ जो होता है वो ज़मान या मकान से ताल्लुक़ रखता है। तो मदरसा किसे कहते हैं, तालीम गाह को हम मदरसा बोलते हैं। ईदगाह बोलते हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। कब्रस्तान किसे बोलते हैं, जहाँ पे मुर्दे को दफन किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को रखा जाता है। तो जिस चीज़ में किसी चीज़ को रखा जाए उसको हम बोलते हैं इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। मान लीजिए कमरा, कमरा जो आपका हो जाएगा ये आपका एक तरह का इसमें ज़र्फ़ हो जाएगा। आगे मिसाल से हम समझते हैं। 30 नंबर देखते हैं। मदरसे में बच्चे हैं, इसमें बच्चे क्या है, ये भी क़वायद के हवाले से और ऊपर के जो ज़र्फ़ मसरूफ़ पढ़े हैं उसी के हवाले से है। मदरसे में बच्चे हैं, तो लफ्ज़ बच्चे क्या है ये आपके ज़र्फ़ के हवाले से आपके ऑप्शन से इसमें ज़र्फ़, इसमें मज़रूफ़, जमा, वाहिद क्या है दोस्तों। तो अवलन तो आपका जहन जाएगा कि इसमें जमा है, क्योंकि बच्चे जो है बच्चा वाहिद होता है और बच्चे जो है ये जमा इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सही होगा, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आपका ये जो इसमें ज़र्फ़ और मज़रूफ़ के हवाले से मदरसे में बच्चा है, चूँकि मदरसे को हम क्या समझे अभी ऊपर, वो आपका इसमें ज़र्फ़ है और बच्चे किस में है, मदरसे में। तो ये मज़रूफ़ होगा, क्या होगा, मज़रूफ़, क्योंकि मदरसे में बच्चे हैं तो बच्चे का पाया जाना जिसमें होता है वो मज़रूफ़ होता है, या ज़र्फ़ के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है वो आपका मज़रूफ़ कहलाता है। मान लीजिए पानी, पानी गिलास में है, यानी गिलास में पानी है, तो गिलास क्या हुआ आपके लिए, इसमें ज़र्फ़ होगा, उसके अंदर जो पानी है उसे हम मज़रूफ़ बोलते हैं। तो बच्चे मदरसे में हैं, तो इस वजह से आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें मज़रूफ़। 40 नंबर देखते हैं। इसमें ख़ास की निशानदेही कीजिए। इसमें ख़ास प्रॉपर नाउन को आपको यहाँ पे चिन्हित करना है, पहचान बताना है कि इसमें ख़ास क्या है। इसमें बोतल है, घर है, मोबाइल है या लाल किला। इसमें ख़ास या इसमें
मारफा हम कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इसको मारफा कहते हैं, इसमें मारफा भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है। बोतल, घर, मोबाइल, लाल किला। तो इसमें आम, इसमें ख़ास के बुनियाद पे भी मेरे पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। ये बोतल जो है कोई सा भी बोतल हो सकता है, घर कोई सा भी हो सकता है, मोबाइल कोई सा भी हो सकता है, लाल किला लेकिन इंडिया में एक ही है, या कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ही लाल किला है। तो ये आपका बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। रेड फोर्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो लाल किले को रेड फोर्ट बोलते हैं, और ये आपका एक ही है, तो ये आपका ख़ास हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 41 नंबर। मेरे पास 10 रुपया है, अददी लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। मेरे पास 10 रुपया है, एक जुमला है, इसमें अददी लफ्ज़ क्या है आपको बताना है। देखते हैं, पहले में है मेरे, दूसरे में पास, तीसरे में 10 और चौथे में रुपया। तो मेरे पास 10 रुपया है, इसमें अददी क्या है आपको बताना। अददी मीन नंबर। इन सारे वर्ड्स में नंबर का वर्ड कौन सा है आपको ये बताना। मेरे तो नंबर है नहीं, पास भी नंबर नहीं है, और रुपया जो है ये भी नंबर नहीं है। तो 10 का जो ये है 10 नंबर कह सकते हैं, या डिजिट में इसको अगर लिखें तो भी हम इसको किस में शुमार करेंगे, ये आपका शुमार किया जाएगा आदद में, जिसको उर्दू में आदत बोलते हैं, इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, और हिंदी में इसको संख्या बोलते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 10। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर। जुमला ताम किसे कहते हैं। जुमला ताम किसे कहते हैं। माना खेज जुमला को, छोटे जुमला को, बेकार जुमले को। तो जुमले ताम किसे कहते हैं। जुमले ताम उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस, या कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, कि जिससे माना खेज जुमले को हम कहेंगे ऐसे कलाम से कि मान लीजिए कहने वाला बोल के चुप हो जाए तो आपको कोई बात समझ में आए। जैसे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो अगर कोई ये बात सुनेगा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो वो सोचेगा कि ये इंसान ये कि माना खेज बात बोल रहा है कि ये बाज़ार जा रहा है, उसको ये बात समझ में आ जाएगी। तो जुमले ताम उसे हम कहते हैं कि जिससे पूरी बात हमें समझ में आ जाए। उसी को शॉर्ट में अगर हम बोलें तो हम कहते हैं माना खेज जुमला को। जुमले ताम किसे कहते हैं, माना खेज जुमला को, जिससे कि पूरी बात समझ में आ जाए। 43 नंबर देखते हैं। मेरी आवाज़ सुरीली है। सुरीली क्या है इसमें कवायद के हवाले से। मेरी आवाज़ सुरीली है, तो सुरीली क्या है आपको बताना है। यह आम है, ख़ास है, मौसूफ़ है, या सिफत है। तो ये क्या है दोस्तों, मेरी आवाज़ सुरीली है, तो ये सुरीली जो है ये आपकी आवाज़ की सिफत बन जाएगी। क्या है, एडजेक्टिव बन जाएगा आपका। तो सिफत यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में कहा जा रहा है जुमले नाक़िस किसे कहते हैं। जुमले नाक़िस किसे कहते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस किसे कहते हैं। आपके माना गैर माना खेज जुमले को, पेचीदा जुमले को। तो किसे कहेंगे ये दोस्तों, अभी हम देखें जुमले ताम, उसी के अगेंस्ट जो बोला जाता है जुमले नाक़िस बोला जाता है। गैर माना खेज जुमले को हम क्या बोलते हैं, जुमले नाक़िस। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर ये लास्ट होगा आज का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो सके। जो लफ्ज़ बेमाना हो उसे क्या कहते हैं। जो लफ्ज़ बेमाना हो उसे क्या कहते हैं। मौजू, मुहम्मल, मकामी या आर्जी। जो लफ्ज़ बेमाना हो, मीनलेस जिसको बोलते हैं, मीनलेस क्या कहते हैं दोस्तों, मीनलेस, MENLESS, जिसका कोई माना ही ना हो। जिस तरह हम बोल रहे हैं ना, अब जैसे पानी के साथ पानी, ओनी, रोटी, ओटी बोलते हैं, तो ये रोटी ओटी जो है इसका कोई अपने आप में कोई माना नहीं है। तो ये आपका मुहम्मल लफ्ज़ कहलाता है। जो लफ्ज़ बेमाना हो उसे क्या कहते हैं, मुहम्मल लफ्ज़ कहते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहीं पे एक छोटा सा काम दे रहा हूँ कि मौजू किसे कहते हैं। मौजू किसे कहते हैं, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मौजू किसे कहते हैं, या फिर मौजू का आप कोई एक मिसाल डाल सकते हैं सवाल नंबर डाल के, तो इससे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।